बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं हूं तहीना की और आज हम फर्स्ट ईयर एफएससी केमिस्ट्री का 7th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है अबाउट द काइनेटिक मैटर थ्योरी। लास्ट हमने डिफरेंट गैस लॉज डिस्कस किए थे अबाउट द गैस बिहेवियर, कि जब गैसेस आइडियली बिहेव करती हैं तो उनमें किस तरह से डिफरेंट वेरिएबल्स आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो है ये थेरी है, जो कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थेरी ये बेस कर रही है और इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रही है। सो लेट्स सी, देखते हैं। सो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थेरी, सबसे पहले तो जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस ऑफ द गैसेस बेस्ड ऑन द गैस लॉ, वो सबसे पहले जो एक्सप्लेन किया था वो एक्सप्लेन किया था क्वांटिटेटिवली बाय द बर्नौलीज इन 1738 एंड ही पुट फॉरवर्ड द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। ये एक थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन थी गैसियस बिहेवियर की, कि जितने भी गैस लॉज हैं अगर हम उन सबको कंबाइन कर देते हैं तो हाउ दे बिहेव, तो इनको सबसे पहले एक थ्योरेटिकल फॉर्म में एक थ्योरी पेश की गई जिसे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहते हैं। और ये सबसे पहले किसने की थी? बर्नौलीज ने। उसके बाद इस थ्योरी की बेस पे एक इक्वेशन डिराइव की गई एंड दिस इक्वेशन वाज डिराइव्ड बाय क्लॉसियस इन 1857। तो ये सेकंड स्टेप था एंड दिस इज कॉल्ड एज काइनेटिक इक्वेशन। फिर गैस लॉस जो है वो इलेबोरेट किए गए बेस्ड ऑन दिस थ्योरी। दिस वाज द फर्स्ट लॉ, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज, इट इज़ गिवन बाय मैक्सवेल। और दूसरा आपके पास है द लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, वो आपके पास जो है वो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, तो बोल्ट्जमैन ने उसमें कंट्रीब्यूट किया था और एनर्जीज की डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन किया था। एट द एंड जो है तो थर्ड आपके पास ये वंडर वॉल की कंट्रीब्यूशन है और फोर्थ आपके पास जो है वो बोल्ट्जमैन की कंट्रीब्यूशन है। पहले बर्नौलीज ने क्या किया? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। क्लॉसियस ने उस थ्योरी को काइनेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखा। फिर मैक्सवेल्स ने लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी दी और उसी लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़ को हम आगे देखेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे कि जिस तरह से मॉलिक्यूल मूव करते हैं दे आर मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज़ एज वेल एज विद डिफरेंट एनर्जी। और फिर जो है वो बोल्ट्जमैन का आ गया और बोल्ट्जमैन के बाद एट द एंड वंडर वॉल ने जो है वो काम किया था इन ऑर्डर टू डिराइव द रियल गैस इक्वेशन, कि ये जो इक्वेशंस हमने डिराइव की है इट इज़ ओनली फॉर द आइडियल गैसेस। तो आइडियल के अलावा अगर रियल गैसेस सिस्टम पे इसको अप्लाई करें तो हाउ दे बिहेव्स। तो अगर हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर किस तरह से है, जिसमें कि एक ये बॉक्स है 4D 3D सॉरी 3D बॉक्स है जिसमें गैस मॉलिक्यूल्स कंटेन्ड हैं। अब देखिए ये जो बॉक्स है इट इज़ डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस। ठीक है, ये तीन कोऑर्डिनेट्स है, इसमें कोई भी डिफरेंट गैस मॉलिक्यूल्स इनक्लोज्ड हैं एंड दीज गैस मॉलिक्यूल्स दे आर मूविंग इन अ रैपिड और रैंडमली इन ऑल डायरेक्शंस। तो यही आप इस गैसेस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करेंगे इन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट्स क्या हैं कि तमाम के तमाम जो गैस सैंपल्स हैं दे आर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स विच आर इधर मॉलिक्यूल्स और एटम्स। जाहिर बात है कि अगर आपके पास यूनी एटॉमिक है जैसे नोबल गैसेस है तो उसमें एटम्स होंगे, अदरवाइज वो मॉलिक्यूल्स होंगे। तो तमाम का तमाम गैस सैंपल जो है वो इन एटम या मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ होता है। अच्छा, ये बात हो गई। उसके बाद ये कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये रैंडमली मूव कर रहे हैं, कोई इस डायरेक्शन में मूव करता है, कोई इस डायरेक्शन में, कोई इधर, कोई नीचे, कोई इस साइड पे, कोई इस साइड पे। दे मूव इन अ रैंडम डायरेक्शन। फिर जब ये मूव कर रहे हैं तो ये आपस में भी टकरा रहे हैं और वॉल ऑफ कंटेनर से भी टकरा रहे हैं एंड देयर कोलिजन इज़ परफेक्टली इलास्टिक, मतलब वो टकराते हैं यानी कि इस वॉल से आके स्ट्राइक करेंगे और स्ट्राइक करके वापस जाएंगे तो इनकी देयर विल बी नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। अच्छा, फिर ये प्रेशर कब एक्सर्ट करते हैं? ये आपके पास देखिए फेस है, ये फेस है, ये डिफरेंट फेसेस हैं।
जब मॉलिक्यूल आके स्ट्राइक करता है इस फेस पे, देन exert some pressure which is equals to force per unit area। तो मॉलिक्यूल्स हमेशा तब प्रेशर exert करते हैं when they are present when they strike on the wall of container। तो गैस का जो भी प्रेशर आता है वो तब आता है when the molecules they strike on the wall of container। ठीक हो गया। फिर द वॉल्यूम ऑफ द गैस इट इज़ नेग्लिजिबल एज़ कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, क्योंकि मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं। अगर हम इन्हें कंसाइज्ड कर देते हैं तो एक छोटी सी जगह पे ये सब पूरे आ जाएंगे, और द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर या वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल इट इज़ नेग्लिजिबल। तो ये आपके पास कुछ पोस्टुलेट्स हैं जिनकी बेसिस पे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है, और वो इसके आइडियल बिहेवियर को एक्सप्लेन कर रही है। हम इन तमाम के तमाम पॉइंट्स को बुक से देख लेते हैं। ये देखें, ये आपके पास पोस्टुलेट्स हैं। देखें फर्स्ट क्या है, एवरी गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स विच इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। और जो गैसेस हैं लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, वो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें एटम्स होते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस मूव haphazardly colliding among themselves and with the wall of container and change their direction। जो भी मैंने बात बताई कि ये haphazardly मूव कर रहे होते हैं, आपस में टकराते हैं और वॉल ऑफ कंटेनर से। प्रेशर कब एग्जर्ट होता है, व्हेन दे क्लाइड विद द वॉल ऑफ कंटेनर। द क्लेयन अमंग द मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक। आपस में टकराने से इलास्टिक क्लेयन है, कुछ फर्क नहीं होता, लेकिन जब ये वॉल ऑफ कंटेनर से स्ट्राइक करेंगे तब प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। द molecules of a gas are widely separated from one another and there are sufficient empty spaces among them। हाँ जी, ये पॉइंट कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, इतना दूर होते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन देम दे आर 300 टाइम्स ऑफ देयर डायमीटर। इनके डायमीटर से 300 टाइम्स जो है वो इनका डिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो ये बहुत दूर दूर होते हैं। देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर ईच अदर। इनमें कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होती। एंड द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल इज़ नेग्लिजिबल एज़ कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। ये आपके पास जो है वो दो पॉइंट्स ऐसे हैं जो बाद में करेक्ट अप हुए वन डर वॉल इक्वेशन में, लेकिन खैर हमारे कोर्स में वन डर वॉल इक्वेशन है नहीं रियल गैसेस के लिए, तो बस आप देख लें कि ये दो पोस्टुलेट्स भी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के हैं। दैट इज़ देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर ईच अदर, मॉलिक्यूल्स के दरमियान में नहीं होती, और द वॉल्यूम है वो निग्लिजिबल होता है। देन द मोशन इम्पार्टेड टू द मॉलिक्यूल्स बाय ग्रेविटी इज निग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द इफेक्ट ऑफ द कॉन्टीन्यूअस कोलिजन बिटवीन देम। देखिए ना, मॉलिक्यूल्स अगर एक कंटेनर में हैं तो अगर उन पे इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही हो तो सारे मॉलिक्यूल आके नीचे चिपक जाएं, लेकिन मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वो तमाम डायरेक्शंस में रैपिडली रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, सो देयर इज विल बी नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन दैम। एंड द लास्ट पॉइंट जिसको हम आगे डिस्कस भी करेंगे, दैट इज़ द काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर में, दैट इज़ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल वेरीज डायरेक्टली एज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीज़ करेगी, अगर मोशन इंक्रीज़ करेगी तो अल्टीमेटली आपके पास काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेगी। तो ये तमाम के तमाम 8 पॉइंट यहाँ हैं, दे आर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पॉइंट्स। इन पॉइंट्स या इन पोस्टुलेट्स की बेस पे ये थ्योरी बेस कर रही है, एंड दीज पॉइंट्स वर प्रपोज्ड बाय बर्नौलिस। तो इसीलिए जो है वो इसको बर्नौलिस कह रही हूँ, बर्नौलिस, तो इसीलिए जो है वो इसे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी विच इज़ पुट फॉरवर्डेड बाय बर्नौलिस। और उसके बाद इसी इक्वेशन इसी थ्योरी की बेस पे क्लॉसियस ने एक एक्सप्रेशन डिराइव किया था फॉर द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। उसने क्या कहा था कि जो प्रेशर है, प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द वेसल, वो किस वजह से हो रहा है, कोलिजन की वजह से। तो जब भी मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, दे नॉट ओनली कोलाइड अमंग देमसेल्व्स, दे आल्सो कोलाइड विद द वॉल ऑफ कंटेनर। और ये वो कोलिजन है जब वो वॉल से स्ट्राइक करते हैं जो उसमें प्रेशर एग्जर्ट करती हैं, जिसकी वजह से किसी भी गैस का कोई ना कोई प्रेशर होता है। देखिए ना, आप अगर किसी सिलेंडर में गैस डलवाते हैं या किसी भी चीज़ पे गैस फिलअप करवाते हैं तो उसका एक ख़ास प्रेशर होता है। तो वो प्रेशर क्या है कि जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं जब वो स्ट्राइक कर रहे हैं ऑन द वॉल, दे एक्सर्ट सम प्रेशर।
अगर हम इस इस फोर्स को डिवाइड करते हैं एरिया से, तो ये हमारे पास जो है वो प्रेशर कहलाता है, दैट इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया, इट इज़ प्रेशर। अब यहाँ से हमारे पास इक्वेशन डिराइव्ड हो रही है। यहाँ पे इस कोर्स में आपके पास डेरिवेशन नहीं है इसकी, आप माइट बी फिज़िक्स में इसकी डेरिवेशन पढ़ें, अदरवाइज़ केमिस्ट्री में बीएससी लेवल पे काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन की डेरिवेशन है। यहाँ पे आपने इसको याद कर लेना है इसी तरह से, पी वी इज़ इक्वल्स टू 1/3 mnc² बार। अब इस इक्वेशन का सिग्निफिकेंस क्या है? P is the pressure, V is the volume, m is the mass of one molecule of the gas, n is the number of molecules in the vessel, and c square bar is the mean square velocity। अब ये जो मीन स्केयर वेलोसिटी c स्केयर बार है, ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है इस इक्वेशन में, जिसका आइडिया हमें मिलता है फ्रॉम द मैक्सवेल्स लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से। मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है कि जब किसी सैंपल में गैस मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं इन डिफरेंट डायरेक्शंस। अब देखें वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी आपके पास है a vector quantity which depends on both magnitude as well as direction। अब अगर एक चीज़ यूँ जा रही है, एक चीज़ यूँ जा रही है, एक इधर जा रहा है, एक नीचे है, कोई किधर है, तो इन तमाम की वेलोसिटी डिफरेंट होगी क्योंकि इनकी डायरेक्शन में फ़र्क है। फिर मॉलिक्यूल्स तमाम के तमाम सेम स्पीड से मूव नहीं करते, उनका मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट होता है। तो ड्यू टू बोथ द क्वांटिटी एंड द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन, इन दोनों की वजह से आपके पास जो वेलोसिटी है सैंपल की वो चेंज होती है। द गिवन सैंपल डोंट हैव द सेम वेलोसिटीज़, जिसकी वजह से डिफरेंट वेलोसिटीज़ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुई भी होती है अमंग द मॉलिक्यूल्स। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैक्सवेल ने एक एक्सप्रेशन दिया है ये, ठीक है, जो कि हमें बताता है कि अब देखें, अगर एक मॉलिक्यूल मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, यहाँ पे वो रख के कोलाइड करेगा और वो सेम स्पीड के साथ पीछे आएगा, तो अगर हम चेंज इन डायरेक्शन देखें इस केस में तो वो ज़ीरो होगी, क्योंकि इस केस में अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन है तो ऊपर के केस में वो नेगेटिव होगी, तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गई और वेक्टर एडिशन ज़ीरो हो गई। तो हम क्या करेंगे, इसका स्केयर लेंगे, C1 स्केयर, ये वन मॉलिक्यूल के लिए। तो स्केयरिंग में क्या होता है कि नेगेटिव वैल्यूज़ भी पॉजिटिव हो जाती हैं। तो हमने क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे इनका स्केयर अप ले लेना है, C1 स्केयर प्लस C2 स्केयर प्लस C3 स्केयर, और फिर उसको डिवाइड कर लेना है उसके टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ। तो ये हमारे पास जो है वो C स्केयर बार आ जाएगा। C स्केयर बार इज़ it is average velocities, average of the scale of all the possible velocities। ये बार की वैल्यू हमें शो कर रही है, एवरेज स्केयर शो कर रहा है स्केयर्स ऑफ ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम इस एवरेज स्केयर वेलोसिटी का अंडर रूट ले लेते हैं, विच इज़ कॉल्ड एज रूट मीन स्केयर वेलोसिटी, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं RMS, CRMS, दैट इज़ रूट मीन स्केयर वेलोसिटीज। रूट मीन स्केयर वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास आती है 3RT/m। ये 3RT/m कहाँ से आया है, देखिए, PV इज़ इक्वल्स टू 1/3 mnc² बार, ठीक है, ये आ गया। अगर हम कहें कि आपके पास जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल हैं वो एवोगैड्रोस नंबर हो जाएं, तो mn की वैल्यू किस चीज़ के इक्वल आ जाएगी, मॉलिक्यूलर मास के। तो ये इक्वेशन बन जाएगी PV इज़ इक्वल्स टू 1/3 mc² बार, ठीक है। एक ये इक्वेशन है, एक आपके पास इक्वेशन है PV इज़ इक्वल्स टू nRT। अब अगेन यहाँ पे चूँकि हमने एवोगैड्रोस नंबर लिया, 1 मोल लिया है, तो PV इज़ इक्वल्स टू RT। अब एक ये इक्वेशन है PV की RT के, और एक ये इक्वेशन है PV इज़ इक्वल्स टू 1/3 mc² बार। इन दोनों को इक्वेट कर लें तो ये क्या बनेगा हमारे पास, 1/3 mc² बार इज़ इक्वल्स टू RT एंड c² बार इज़ इक्वल्स टू 3RT/m। दोनों साइड का अंडर रूट ले लें,
you will get the answer of root mean square velocity, which is the under root of 3 RT over m. Here m is the molecular mass and t is the temperature. तो ये आपको एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दे रहा है बिटवीन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड द वेलोसिटी। इसका मतलब है जितना टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाएगा वेलोसिटी भी इंक्रीज़ होती जाएगी। क्लियर है? तो ये आपके पास था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एंड द काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन। इसी काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन की बेसिस पे जो डिफरेंट गैस लॉज हैं उनको डिड्यूस किया गया है, उनको एक्सप्लेन किया गया है विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरी। सबसे पहले है आपके पास बॉयल्स लॉ। देखें आपके पास बॉयल्स लॉ में क्या चीज़ आ जाती है, जो लास्ट पोस्टुलेट है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का, दैट इज़ द काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर फॉर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नॉर्मली काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mc²। यहाँ पे m की जगह इन्होंने mn लिख दिया है और c² की जगह c² बार, तो हाफ mnc² बार इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करके जब साइन ऑफ इक्वालिटी लगाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा k, तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा हाफ mnc² बार इज इक्वल्स टू kt। एक ये एक्सप्रेशन आ गया है। आगे आपके पास एक ये एक्सप्रेशन आ गया है pv इज इक्वल्स टू 1/3 mnc² बार। अब देखें यहाँ पे अगर इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2/2 से, ठीक है, ये देखें ये आपके पास इस इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है 2/2 से। ये अंदर है 1/3 mnc² बार। अब 2 को अंदर ले जाएं, 3 को बाहर ले आएं, दिस विल बिकम 2/3 हाफ mnc² बार। अब ये जो इनसाइड ब्रैकेट पूरी की पूरी चीज़ है वो किस चीज़ के इक्वल है, kt के। तो अल्टीमेटली आपके पास pv किस चीज़ के इक्वल आ गया है, pv इज इक्वल्स टू 2/3 kt at constant temperature. So we can say that product of pressure and volume it is a constant quantity which is a Boyle's law। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास Boyle's law reduced हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट लॉ आ जाता है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ को भी हम इसी तरह से रिड्यूस करेंगे। देखिए ये आपके पास जो रिलेशनशिप है pv इज इक्वल्स टू 2/3 kt, ये कहाँ से आया है, इट ड्राइव्स फ्रॉम बॉयल्स लॉ। जो अभी आपने बॉयल्स लॉ की डेरिवेशन देखी थी ये वहाँ से डिराइव्ड हुआ है। आगे इसको देखें, इसी चीज़ को हमने थोड़ा सा मॉडिफाइड कर लेना है। ये pv इज इक्वल्स टू 2/3 kt है, v को इधर ही रखें, p को दूसरी साइड पे ले जाएं, तो 2/3 kt और डिवाइड कर दें p से। अब चूँकि चार्ल्स लॉ होता है एक कांस्टेंट प्रेशर, तो जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उन्हें अंदर कर लें, v इज इक्वल्स टू 2k/3p और यहाँ पे t आ जाएगा। ये पूरे का पूरा फैक्टर कांस्टेंट है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, v इज इक्वल्स टू k'(t) और यू कैन से v इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और यू कैन से v/t इज इक्वल्स टू k। तो ये चार्ल्स लॉ यहाँ से प्रूव्ड हो जाता है। क्लियर? तो इस तरह से बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ दोनों रिड्यूस्ड हो गए। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ में हमारे पास अगर एवोगैड्रोस लॉ वैसे बेसिकली क्या है कि सेम अमाउंट या सेम वॉल्यूम ऑफ द गैसेस दे हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब अगर आपके पास दो तरह की गैसेस हैं, एक है गैस 1 एक है गैस 2, सेम प्रेशर है सेम वॉल्यूम है, देयर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n1 एंड n2, इनके मैसेज क्या है m1 एंड m2 एंड देयर वेलोसिटीज दे आर c1² एंड c2²। तो हम इसको को रिलेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। किस तरह से, आपके पास फॉर द फर्स्ट गैस इक्वेशन बनेगी pv इज इक्वल्स टू 1/3 m1 n1 c1² बार एंड फॉर गैस 2 इट इज़ pv इज इक्वल्स टू 1/3 m2 n2 c2² बार। ये दो गैसेस हैं, इनकी ये वैल्यूज़ हैं।
दोनों चूँकि पी वी के इक्वल हैं तो इनको हम इक्वलाइज कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। इनको इक्वेट करेंगे, जब इक्वेट करेंगे तो 1/3 कैंसिल हो गया। यहाँ पे आपके पास आंसर आ गया m1 n1 c1 स्क्वायर बार इज इक्वल्स टू m2 n2 c2 स्क्वायर बार। ठीक है, अब चूँकि टेम्परेचर सेम है दोनों गैसेस का, सो द काइनेटिक एनर्जी इट विल बी सेम। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी हाफ m1 c1 स्क्वायर बार इज इक्वल्स टू हाफ m2 c2 स्क्वायर बार। हाफ हाफ कैंसिल करें, m1 c1 स्क्वायर बार इज इक्वल्स टू m2 c2 स्क्वायर बार। अब देखिए एक ये इक्वेशन आई है आपके पास, एक ये इक्वेशन आई है आपके पास। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें। जब आप इसे डिवाइड करेंगे m1 n1 c1 स्क्वायर बार डिवाइडेड बाय m1 c1 स्क्वायर बार, तो कॉमन फैक्टर्स कैंसल आउट हो जाएंगे एंड अल्टीमेटली n1 इज इक्वल्स टू n2। इट मीन्स इफ़ यू हैव द सेम वॉल्यूम एट द सेम टेम्परेचर देन यू हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट इसमें ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है। चूँकि अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन इज़ नॉट इन योर सिलेबस, तो अब चूँकि हमने लॉ पढ़ा ही नहीं है तो इसकी डेरिवेशन भी आई डोंट थिंक सो कि आपको करवानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपकी बेस नहीं है इस लॉ की, सो हम ये वाला पॉइंट जो है वो स्किप करते हैं। ये तीन लॉ हैं, एक है चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ। ये तीन लॉ हमने डिड्यूस किए हैं फ्रॉम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो इन तीनों लॉ में से कोई एक लॉ पेपर में आ जाता होता है 2 मार्क्स में कि डिड्यूस्ड बॉयल्स लॉ फ्रॉम केएमटी या डिड्यूस चार्ल्स लॉ फ्रॉम केएमटी या फिर डिड्यूस एवोगैड्रोस लॉ फ्रॉम केएमटी। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। कोई मसला कोई प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम काइनेटिक इंटरप्रिटेशन और प्लाज्मा स्टेट, ये 2 टॉपिक रह गए हैं, इसे कवर अप करेंगे तो हमारे 3rd चैप्टर कंप्लीट है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।